जय हिंद। बोर्ड एग्जाम्स का सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर जो गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे डाला है, वेबसाइट पे, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और पार्ट वाइज ये पेपर सॉल्व होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। आपको इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके पेपर आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो शुरू करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 3/7 है, उस घटना के ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर आपको सामने नजर आ रहा है, इसमें क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 मार्क क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। बोल रहा है घटना हुई, किसी चीज की घटना हुई, उसके लिए आपके 3/7 इसकी प्रायिकता है। अगर उसकी घटना नहीं हुई, कहने का मतलब है कि मैंने कोई भी एक चीज किया, 3 बार ऐसा हुआ, 7 बार मैंने टोटल किया उसे, जिसमें से 3 बार वो हुआ, तो कितनी बार वो नहीं हुआ? 4 बार नहीं हुआ। तो आप सिंपल बोल सकते हैं इसका ऑप्शन ना होने की प्रायिकता क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा ना होने की? 4/7। ठीक है, जो इसके अंदर ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ठीक है आपका, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, ये 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, का कोई हल नहीं है। जब समीकरण का कोई हल ना हो, देखिए कभी भी हम ग्राफ अगर खींचते हैं, मैं यहां पर एक बार आपको समझाता भी जाऊंगा, और भी क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड होंगे तो आपको समझ में आने चाहिए। कोई ग्राफ होता है, उस पर 3 तरीके से आपके 2 समीकरण बन सकते हैं। पहला कि समीकरण कहीं क्रॉस करे, आपके दोनों समीकरणों की रेखाएं क्रॉस करे। दूसरा कि समीकरण समांतर हो, दोनों रेखाएं समांतर हो। और तीसरा एक के ऊपर एक समांतर, एक के ऊपर एक रेखाएं जो संपाती जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। यहां समझना है कि समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता, आपको इस कंडीशन को लेना है। और एक कोई भी समीकरण होता है वो किस रूप का होता है? वो रूप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और यहां पर आपको ये समांतर रेखा वाला प्रतिच्छेद करना है, तो a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। आपको क्वेश्चन कैसे करना है, यहां पर, यहां से शुरू, ये हल नहीं है, ये रफ में करना होगा आपको। अब ये हल नहीं है, अब समझिए इसको मैं एक और दूसरी तरीके से, समीकरण को, ये वाला जो समीकरण है इसको मैं दूसरा, इसको व्यवस्थित रूप से लिखूंगा पहले, क्योंकि देखिए यहां पर बराबर में 0 है, यहां पर बराबर में -9 है, सी पार्ट जो है वो बराबर के उस तरफ है, आपको इस तरफ लाना होगा। तो आप इसे लिखेंगे 2x माइनस my प्लस 9, माइनस का 9 था, इधर जाकर प्लस का हो गया, और इक्वल्स टू 0। अब आपका ठीक हो गया ये। देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, और ये c1 है, ये c2 है। समझ गए आप? अब देखिए यहां पर a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, जो बराबर होगा b1 क्या है -3 और b2 क्या है -m। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको c1 और c2 के बराबर जाने की जरूरत नहीं, आपके पास में m आ गया, इस माइनस से ही माइनस कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको, 6 को m से गुना किया, मेरे पास में 6m बन गया, बराबर 3 को 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 बन गया, m का मान आपके पास में 6/6 इक्वल्स टू, आपके पास में आंसर आ गया 1। तो m इक्वल्स टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है। समझ गए आप बात को? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। इसके 3 तरीके होते हैं, इन फॉर्मूलों के 3 जो है स्टेप्स हैं। ठीक है, और वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चंस डाल रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को कैसे करना है, कह रहा है ये सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदा होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 0 होता है, 1 होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। सहअभाज्य जो आपस में भाग ना हो, जो आपस में एक दूसरे से ना काटे, यानी कि आपस में सहअभाज्य हैं। 2 सहअभाज्य संख्या ले लेते हैं, 4 और 5, ये दोनों केवल एक के पहाड़े में आती हैं और आपस में और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। काटेंगे तो नहीं कटे, 4/5 4/5 ही रहेगा, या 5/4 5/4 ही रहेगा, है ना? सॉरी, बोल रहा है संख्याओं का महत्तम समावर्तक पद क्या है। महत्तम समावर्तक आपको बताना है, यानी HCF बताना है। अब आप लिख सकते हैं कि जो HCF है वो 4 और 5 का क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं 4 के गुणनफल करूं तो 4 गुना 1 बराबर 4 और 5 गुना 1 बराबर 5, तो जो सेम मल्टीपल होता है वही हमारा HCF होता है। HCF क्या हो जाएगा आपका 1। इसमें ऑप्शन नंबर बी, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन नंबर बी। देखिए सहअभाज्य जो आपस में भाग नहीं हो रही हैं, उनका HCF क्या होगा?
अब यहाँ एक और चीज समझनी है, यदि इसी को मेरे से बोला जाता कि अगर इनका एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, तो देखिए ये एक्स्ट्रा मैं आपको करवा रहा हूं कि एलसीएम अगर बता रहा है तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। यहां आप लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स या बोथ नंबर्स, समझ गए ना, इस तरह से प्रोडक्ट करना है आपको दोनों संख्याओं को गुणनफल। ये एलसीएम है, एचसीएफ आपका एक आएगा ऑलवेज, क्योंकि और कोई उसके अंदर में जो है समान गुणनखंड है नहीं आपके पास में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि बहुपद px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ध्यान दीजिए भाई। 4th क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे ही इसने अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बोला, मेरा दिमाग ब्लिंक करने लगा। देखो किस तरीके से सवाल क्या बोल रहा है कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का ax और माइनस का b, यही तो है ना, और इसके 2 शून्यक हैं, जीरोस, क्या है, अल्फा है और बीटा है। अब अल्फा बीटा इसके शून्य क्या होते हैं, तो देखिए भाई अल्फा और बीटा को जब आप योग करेंगे तो आपके पास में आएगा, जब जोड़ेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा कर देंगे तो आपके पास में सी अपॉन ए आता है। यहां तक तो आपको इस तरीके से कुछ दे ही नहीं रखा है। अब आप यहां समझिए, आपको इस समीकरण में a बराबर बता दीजिए तो 1 है, b बराबर माइनस का a है, और c बराबर आपके पास में माइनस का b है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर b का मान माइनस a है और c का मान माइनस b है। अब शून्य क्या है, शून्य का आपको ये है, और फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर मैं एक फॉर्मूला करूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूले को थोड़ा और दोबारा एक दूसरी भाषा में मैं बोल देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई जगहों पर आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हो, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, आपके साइन सही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं अल्फा बीटा, यही तो मुझे निकालना है, ये और ये सेम है, इतने पोर्शन को मैं इस तरफ ले आता हूं। मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 2 अल्फा बीटा, जो कि इक्वल्स टू है किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा फाइंड करो, एक ही बात है, ये इसके बराबर है ना। हम इसको फाइंड करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। आपको ऐसे फाइंड करना है, इसके अंदर थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मगर ये नहीं कि फ्री में मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, मैथ्स है। अब देखिए, अब यहां पर मैं कर लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस ए, तो माइनस बी का मान हो जाएगा प्लस का ए, और आपके पास में अपॉन में ए का मान कितना है 1, तो आपके पास में आंसर आ गया ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, तो अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी का मान है माइनस बी और ए का मान है 1, तो ये आपके पास में आ गया माइनस का बी, अल्फा बीटा। अब आप इसे देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आप लिख देंगे माइनस का बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2b, सॉरी आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b, और इसके अंदर ये आपका ऑप्शन जो है ए स्क्वायर प्लस 2b, यहां भी आपका बी ही ऑप्शन ठीक है। अभी तक हमने चारों क्वेश्चन करे, चारों में ही आपके बी ऑप्शंस ठीक है, ठीक है। अब आपका 5th क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट करिए, इसको रब करते हैं, फिर 5th क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो। क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह द्विघात बहुपद जिसके बहुपदों का शून्यकों का योग -3 और गुणनफल -10 हो, तो वो बहुपद क्या होगा। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इनमें से एक बहुपद चुनना है। अब देखो क्या है आपके पास में, बोल रहा है योग अल्फा प्लस बीटा, जो आपको दे रखा है कितना -3, और अल्फा बीटा यानी गुणनफल जो कितना दे रखा है, आपको दे रखा -10। ये अल्फा और बीटा क्या है, तो ये बहुपदों का के शून्यक है। शून्यक क्या होते हैं, वो संख्या जो बहुपद में रखने पर उसको पूरा 0 बना दे, उसको शून्य कहेंगे। यहाँ देखिए, इसका मान होता है -b अपॉन a, यानी शून्यकों का योग करोगे तो -b अपॉन a आएगा,
और शून्य को गुणा करोगे तो आपके पास में c अपॉन a आएगा। इसके नीचे भी यदि मैं 1 लगा दूं, इसके नीचे भी 1 लगा दूं, तो देखिए a का मान आपके पास में आ गया, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो a का मान आ गया 1। b का मान आपके पास में माइनस b का मान -3 है, तो प्लस b का मान +3 होगा, ठीक है ना। और c का मान प्लस c का मान -10 है, तो ये -10 ही रहेगा। समीकरण तैयार हो गया आपका। क्या x², क्योंकि 1x² है, 1 लिखते नहीं हम। प्लस का क्या बन गया 3x, क्योंकि b का मान 3 है, और माइनस का क्या हो गया 10 इक्वल्स टू हो गया 0। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है ठीक है, इसके अंदर यहाँ इक्वल्स टू 0 नहीं डाल रखा है आपको, आप इसमें 0 डालें या ना डालें, ऑप्शन डी ठीक रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपको, छठा क्वेश्चन कह रहा है HCF दे रखा है। क्या बोल रहा है HCF, मैं लिख देता हूं 336। क्वेश्चन आपको दे रखा है HCF 336 और 54 का 6 है, HCF निकाल कर दे रखा है, LCM बताना है आपको इसका क्या हो। तो एक फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू संख्याओं का गुणनफल। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो संख्याओं पर लागू होता है। जब आप दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो, यहाँ दो ही संख्याएं हैं तो हमारा फॉर्मूला फिट बैठेगा। एलसीएम का मान हमें निकालना है, एचसीएफ आपको दे रखा है बेटा 6 है, और दोनों संख्याएं ये रही 336 और 54, क्योंकि देखिए यहाँ एचसीएफ भी इन्हीं का है और एलसीएम भी इन्हीं का है। मैं एलसीएम इनको गुणा नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना आपको। इनटू में 54 और अपॉन में 6 इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया भाग हो गया। 6 एकम 6, 6 नीम 54, इजी कर लीजिए पहले। उसके बाद आप एलसीएम निकाल लीजिए। 9 के पाड़े में 9 6, 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल 3, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 3024। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 234 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सेवेंथ क्लास का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं 234 के टुकड़े करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। कैसे होंगे आइए कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि हमारा तो रफ वर्क है। 2 से किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, ठीक है। अब जिसको पहाड़े नहीं आते, जिसको टेबल्स नहीं आती, उसके लिए थोड़ा सा इश्यू बन जाएगा। तो वैसे भी ये 3 से चला जाएगा। देखिए 7 8 9 जो संख्याओं का योग यदि 3 से भागो तो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। 3 से करते हैं, 3 तिया 9 और 3 नीम 27, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो आपके पास में जो है 234 इक्वल्स टू होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। अब इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं तो थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो r बराबर आपके पास में दे दिया 14 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश का निकालना है। तो चतुर्थांश क्या होता है भाई साहब, यहां से इसका चौथा हिस्सा 1/4, केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है बस, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में थीटा का मान भी आ जाएगा आपके पास में 90 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसके क्षेत्रफल का, एरिया का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर डाल दीजिए। 90 बटे 360 गुना पाई की जगह आप 22 बटे 7 लिखेंगे, इसमें मेंशन किया हुआ है। आर की जगह आप 2 बार 14 लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से ये 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36, फिर 2 से काट के 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको खत्म करिए, 2 एकम 2, 2 11 22। आपके पास आंसर आएगा 11 गुना 14, यानी कि 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यक, माध्यक वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। माध्यक जिनके प्रेक्षणों का आरोही क्रम में आपको सही रूप में लिखे गए हैं, सीधे रूप में लिखे गए हैं, बोल रहा है 27.5 है। क्या दे दिया आपको, माध्यक दे दिया, कितना दे दिया 27.5, इसको मीडियन कहते हैं इंग्लिश में। तो आंकड़े भी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 24, फिर 25, फिर और लास्ट में
2 और है 33 और 37। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आंकड़े 8 हैं आपके पास में। तो 3 इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से छोड़ेंगे। माध्यक निकालने का बेसिक तरीका है कि आप बीच की संख्या यदि 1 हो तो वही उसका माध्यक होती है, और यदि 2 हो तो उसे 2 से भाग कर दो दोनों को जोड़ने पर। और आपको दे रखा है, देखिए माध्यक कैसे निकलेगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। मैंने दो संख्या है इसलिए जोड़ना पड़ा, और क्योंकि दोनों को जोड़ा है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। और मेरे को माध्यक दे रखा है कितना है 27.5। कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास 27.5 आएगा। तो इधर भाग हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। x और x कितना हो गया 2x, 2 और 3 कितना हो गया 5 बराबर 2 से गुना किया 27, 27 दूनी 54 और आधा आधा 1 55, टोटल आपका 55 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 पंजे 10, 10 की 0, दशमलव के उधर 0 आ गई, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको मैं 0.0 करके भी लिख सकता हूँ। 0.0 का कोई मीन नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए 5 उधर चला जाएगा तो ये आपके पास में आ गया 2x इक्वल्स टू 50, क्योंकि 5 उधर जाकर माइनस हो गया 55 से, और x इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 50/2, यानी x का मान आपके पास में आ गया 25। तो x आपके पास में 25 आ गया। x ही आपको फाइंड करना था, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए ही ठीक रहेगा। बहुत देर के बाद ए ऑप्शन ठीक हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं, 10th क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है एपी एक्यू और बीसी। एपी एक्यू और बीसी ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यहां पर मैं एक नाम दे देता हूं एबीसी, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। ठीक है, इसका यूज करना होगा हमें। आगे बोल रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, अब ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि ए सी 6 सेंटीमीटर है। भाई यहां से यहां तक की लंबाई जो है, और यहां से यहां तक एसी तक की 6 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है कि बीसी ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये पूरी की पूरी 4 सेंटीमीटर की है। आपको एपी की लंबाई निकालनी है। एपी मतलब इस वाली स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। अब मैं आपको बताऊं, यदि बोले इस स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर। बाह्य किसी एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर। दो ही वृत्त स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं यह लिख सकता हूं कि जो एपी है वो बराबर है एक्यू के। कहानी कहीं से भी शुरू करिए क्योंकि ऑप्शनल है, दोनों बराबर। अब देखिए मैं एपी को क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बीपी। ए बी प्लस बीपी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। और जो बराबर है एक्यू, एक्यू को मैं क्या लिख सकता हूं कि ए सी प्लस सी क्यू। यही तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। देखिए जिस प्रकार से ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर मैंने की है, उसी प्रकार से इस बी बिंदु से ये वाली बीपी, बीपी और यहां से बीडी, ये आपस में बराबर होंगी। बीडी और बीपी बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि देखिए बी बिंदु से स्पर्श रेखा है और सी बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो है वो है सीडी, बराबर है। समझना बात को बेटा, ये मैंने बराबर कर दिया, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। और ये दोनों मैंने देखा कि इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा और इस बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है। समझ गए ना? तो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श एक बिंदु से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, वही लिखा हुआ है। मैं अगर लिख दूं बीसी बराबर, मैं लिख सकता हूं बीडी प्लस सीडी। देखिए पूरा बीसी जो है वो मेरा बीडी और सीडी के बराबर होगा कि नहीं होगा? मैं बीसी की जगह 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, मेरे को दे रखा है, दे दे। और इधर से बीडी, बीडी की जगह मैं बीपी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और सीडी की जगह मैं सीक्यू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? अरे नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं 4 माइनस बीपी इक्वल्स टू सीक्यू, मैंने सीक्यू का मान निकाल दिया। देखिए इतना पोर्शन मैंने पहले करना था, मैंने बाद में कर दिया, मेरा ऑप्शनल है, मैं कर सकता हूं। अब देखिए यहां पर सीक्यू का मान आ गया। अब इसके अंदर में मैं सीक्यू का मान रख देता हूं। एबी की जगह मैं 5 लिख रहा हूं, बीपी की जगह मैं बीपी ही रहने दे रहा हूं, बराबर। एसी की जगह मेरे को 6 दे रखा है, प्लस सीक्यू की जगह मैं ये लिख रहा हूं 4 माइनस बीपी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए आपने ऑप्शंस किस तरह से किए। अब देखिए बीपी यहां है, इधर आकर क्या हो जाएगा, एक बीपी इधर पहले से है, इधर आकर ये भी प्लस का बीपी हो जाएगा आपके पास, जो बराबर है 6 जमा 4, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। समझ गए? आपके पास हो गया 2 बीपी और बराबर है 6 4 10, 10 में से 5 गया तो 5। बीपी का मान क्या हो गया आपके पास में 5/2, यानी कि 2.5। ढाई आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये ऑप्शन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, आपको लंबाई निकालनी है एपी की, तो एपी इक्वल्स टू
ए बी प्लस बीपी। बेटा ए बी की लंबाई देखिए, ए बी की लंबाई है 5 और बीपी की लंबाई है 2.5, आंसर आ गया 7.5। ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। और इसके अंदर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा। समझ गए आप बात को? थोड़ा सा घुमा के है क्वेश्चन, उतना ज्यादा घुमा के भी नहीं है, बट आपको समझना है कि आपको बीपी जो है इसी इतने से की लंबाई निकालनी है। ये तो आपको दे रखी है, फिर आपको टोटल एपी का मान निकालना है, तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे 10 के 10। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर आगे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए, जय हिंद।